दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि गहराई से सोचने पर भी मजबूर कर देगी। पाकिस्तान के मुल्तान की इस घटना में एक 18 से 20 साल का लड़का जिसने एक अपराध किया था, अब मौत की सजा का इंतजार कर रहा था। उसकी फांसी का दिन बस कुछ ही दूर था। जेल के नियमों के अनुसार फांसी से पहले हर कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जब इस लड़के से पूछा गया तो उसने पहले कुछ नहीं कहा। जेलर और बाकी कर्मचारी बार बार उसे समझाते रहे, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, सब हैरान रह गए। इस लड़के की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? क्या उसकी इच्छा पूरी की जा सकी? और उसे मौत की सजा क्यों मिली? आपको इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्तान की इस घटना में एक 18 से 20 साल का लड़का, जिसे हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, जेल में बंद था। उसके फांसी का समय बस 2 दिन दूर था। जेल के नियमों के अनुसार जेलर ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम इस दुनिया से अलविदा कहने वाले हो। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? क्या तुम अपने माता पिता से मिलना चाहोगे या कुछ खास खाना चाहते हो? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। लड़के ने जेलर की ओर देखा और पूछा, क्या सच में जो ख्वाहिश मैं करूंगा वो पूरी की जाएगी? जेलर ने विश्वास दिलाते हुए कहा, हां, बिल्कुल, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। इसके बाद लड़के ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की, जिसे सुनकर जेलर हैरान रह गया। लड़के ने कहा, मैं शादी करना चाहता हूं, मैं निकाह करना चाहता हूं। जेलर को इस बेहुदा मांग पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने आश्चर्य को छिपाते हुए जवाब दिया, तुम्हारी फांसी से पहले शादी करना संभव नहीं है। तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी करना बहुत मुश्किल है। लड़के ने कहा, मेरे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में एक नई शुरुआत की जरूरत है। जेलर ने महसूस किया कि इस लड़के के लिए उसकी आखिरी ख्वाहिश कितनी महत्वपूर्ण थी, और उसने उस लड़के की भावनाओं को समझने की कोशिश की। वह जानता था कि यह एक अनोखी स्थिति थी, लेकिन उसने लड़के की ख्वाहिश पर विचार करने का निर्णय लिया। क्या जेलर उस लड़के की ख्वाहिश पूरी कर पाएगा? क्या वो शादी कर सकेगा? यह सवाल अब बाकी रह गया था, लेकिन इस घटना ने जेलर को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी और मौत के बीच की सीमाएं कितनी बारीक होती हैं। एक रात उस दुल्हन के साथ बिताने की ख्वाहिश भी उसने जाहिर की। वह लड़का बोला, मैं उस औरत के साथ एक रात बिताना चाहता हूं। जेलर को यह ख्वाहिश सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन एक रात के लिए कौन तुम्हारी दुल्हन बनने को तैयार होगा? अगर मैं यह बात किसी को बताऊं तो क्या वे पैसे के लालच में तुमसे शादी करने को तैयार होंगे? तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं है, तुम तो एक गरीब लड़के हो, तुम्हारे परिवार में भी कुछ नहीं है। लड़का गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते और आपका सिस्टम इसे पूरा नहीं कर सकता, तो फिर आप पूछते क्यों हैं? मुझे क्यों बताते हैं कि जो ख्वाहिश है वह पूरी की जाएगी? ऐसे में मुझे ऐसी मौत दे दीजिए। जेलर की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उसे उस लड़के पर दुख हुआ जो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रहा था और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। जेलर ने फिर कहा, हम तुम्हारी शादी कैसे कर सकते हैं? यह संभव नहीं है। इस पर लड़का बोला, अगर यह शादी नहीं हो सकती तो मुझे कम से कम मेरी ख्वाहिश का सम्मान किया जाना चाहिए। एक रात की तो बात है, लेकिन मेरे लिए यह यादों का एक अहम हिस्सा होगा। जेलर अब एक दुविधा में था। वह उस लड़के की ख्वाहिश को समझ रहा था, लेकिन नियमों और कानूनों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप मेरी शादी करवा दो। बस मैं आपको एक बात कहता हूं, आप इस बात को फैला दो और मस्जिद में जाकर ऐलान करवा दीजिए। कल जुमा का दिन है। यह बात उस लड़के ने जेलर से कही जो अब्दुल जब्बार था। उसने आगे कहा, आप मस्जिद में जाकर ऐलान करवा दीजिए कि मेरा नाम अब्दुल जब्बार है, जो जेल में बंद है। मुझे 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी। अगर कोई मेरी आखिरी ख्वाहिश के लिए शादी करना चाहता है, तो वह एक रात के लिए दुल्हन बनना चाहता है, तो सामने आ जाए और इस जगह पर मिले। जेलर ने उसकी बात सुनकर सोचा
और फिर उस लड़के की ख्वाहिश को पूरी करने का निर्णय लिया। उसने मस्जिद में जाकर ऐलान किया, इस क्षेत्र में सभी को पता है कि अब्दुल जब्बार नाम का एक कैदी है जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जानी है। अगर कोई उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है और एक रात के लिए दुल्हन बनना चाहता है तो वह यहां आ सकता है। आखिरकार दोपहर को जुमा की नमाज अदा की गई और ऐलान किया गया, लेकिन शाम हो गई और किसी का कोई जवाब नहीं आया। सभी ने सोचा कि यह एक बेतुकी मांग है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन शाम होते होते एक लड़की दुल्हन के भेस में, यानी दुल्हन के लिबास में, नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने कहा, आज दोपहर में हमारे मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान हुआ था कि अब्दुल जब्बार नाम का एक कैदी जो जेल में बंद है और जिसे 2 दिन बाद मौत की सजा दी जानी है, वह शादी करना चाहता है। यह सुनकर पुलिस और जेलर दोनों हैरान रह गए। इस अनोखी स्थिति ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में एक कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जा सकेगी। इसीलिए मैं अब्दुल जब्बार से निकाह करना चाहती हूं, उस लड़की ने कहा। वह इमाम साहब के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची थी। पुलिसकर्मियों की नजरें उस दुल्हन के लिबास में खड़ी लड़की पर थीं और उनकी बातें सुनकर सब चौंक गए। एक लेडी पुलिस ने इमाम साहब को इशारा किया और उसे दूसरे केबिन में ले जाकर पूछा, ये लड़की कौन है और ये यहां क्यों आई है? इमाम साहब ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। ये लड़की अचानक शाम के वक्त हमारे मस्जिद में आई और बोली कि दोपहर में जो ऐलान हुआ है अब्दुल जब्बार के बारे में, वह उससे शादी करना चाहती है, वह निकाह करना चाहती है, इसलिए आप मुझे उस जगह पर लेकर चलिए। वह इमाम साहब उसी मस्जिद के इमाम थे जहां ऐलान हुआ था। जब पुलिस अधिकारी ने इसे सुना तो उन्होंने कहा, क्या आपको नहीं पता? आपको इसे समझाना चाहिए था। यह लड़की तो अभी जवान है और इसे इतनी समझ नहीं है। इमाम साहब ने जवाब दिया, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है। मैंने उसे बताया, देखो बच्ची, तुम अभी जवान हो। वह एक दिन के लिए दुल्हन बनना चाहता है और अगले ही दिन उसकी फांसी हो जाएगी। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारा क्या होगा? लेकिन उस लड़की ने दृढ़ता से कहा, इमाम साहब, मुझे सब पता है, इसीलिए आप मेरी मदद करें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब्दुल जब्बार से शादी करूं। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इमाम साहब उसकी दृढ़ इच्छा को देखकर थोड़े परप्लेक्स्ड हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या वह वास्तव में इस कदम के लिए तैयार है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अपने दिल से यह चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। लड़की ने कहा, मैं अपनी ख्वाहिश के लिए तैयार हूं इमाम साहब, बस मुझे उस शादी के लिए ले चलें। इस पर इमाम साहब ने सोचा कि यह एक अनोखी और जटिल स्थिति थी और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने एक बार फिर उस लड़की की आंखों में झांका जहां दृढ़ता और प्रेम की झलक थी। अब्दुल जब्बार से निकाह करवा दीजिए, उस लड़की ने इमाम साहब से कहा। तभी इमाम साहब मजबूर होकर उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहीं एक लेडी पुलिसकर्मी उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है और सब समझ जाती है। लेडी पुलिसकर्मी ने उस लड़की से कई सवाल पूछे, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन लड़की ने अपना परिचय नहीं दिया। उसने कहा, मैं अब्दुल जब्बार से बहुत प्यार करती थी और वह इस दुनिया से जा रहा है। अगर मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती तो मैं उसे प्यार कैसे कर सकती हूं? मैं तो उसके लिए मरती हूं और मैं उसके लिए मरने को तैयार हूं। इस वजह से मैं उसके एक रात की दुल्हन बनने के लिए तैयार हूं। काफी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह लड़की किसी की बात नहीं सुनती थी और किसी का कहना नहीं मानती थी। नियम के अनुसार अब पुलिस ने तय किया कि उस लड़की का निकाह अब्दुल जब्बार से उसी जेल में कराया जाएगा। जेलर साहब भी पुलिस स्टेशन पहुंचे क्योंकि उन्हें इस अनोखी स्थिति के बारे में जानकारी मिली थी। लेडी पुलिसकर्मी उस लड़की को लेकर जेल में गई जहां अब्दुल जब्बार बंद था। जेलर ने सारी बातें समझीं और शादी की तैयारियों में जुट गए। अब्दुल जब्बार की ख्वाहिश थी कि वह उसी जेल में उस लड़की के साथ एक रात बिताए। शादी की सभी तैयारियां जेल के अंदर की गईं और अंत में दोनों का निकाह हो गया। निकाह होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, जिसमें वह लेडी पुलिसकर्मी भी शामिल थी, जिसने इस अनोखे निकाह में अपनी भूमिका निभाई थी। अब्दुल जब्बार और उस लड़की की कहानी
जो प्यार और बलिदान की मिसाल बन गई, जेल की दीवारों के भीतर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। इमाम साहब मस्जिद में वापस लौट गए, जबकि जेलर कैदियों की देखभाल करने में जुटा रहा। उसने जेल के कर्मचारियों को समझाया कि अब्दुल जब्बार और उस लड़की को उस केबिन में ले जाओ जहां अब्दुल जब्बार रखा गया है। जेलर ने निर्देश दिया कि अगर वहां कोई दूसरा कैदी हो तो उन्हें अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। उसके आदेश के अनुसार आसपास कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब्दुल जब्बार अपनी दुल्हन के साथ पूरी रात उसी जगह बिताएगा। कई लोग इस स्थिति पर हैरान थे। उन्हें लगता था कि यह लड़की पागल है जो एक रात के लिए दुल्हन बनी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसा अंधा प्यार है। कुछ ही देर में सबको उम्मीद थी कि वह वहां नहीं रह पाएगी और शायद वह आवाज लगाएगी। जेलर ने अपने कर्मचारियों को समझाया, अगर थोड़ी देर में लड़की आवाज लगाएगी तो उसे जाने देना। वहीं अब्दुल जब्बार के साथ निकाह होने के बाद कुछ पुलिसकर्मी उसे उस केबिन में ले गए जहां अब्दुल जब्बार बंद था। जब वे वहां पहुंचे तो राशिद खान साहब, जो जेल के अधिकारी थे, ने कहा, अगर थोड़ी देर में लड़की आवाज देगी तो इसे खोल देना और जाने देना। उसके बाद राशिद खान अपने केबिन में चले गए, जहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना शुरू किया। अब्दुल जब्बार और उसकी दुल्हन दोनों एक दूसरे के साथ उस पल का आनंद लेने के लिए तैयार थे जो उनके लिए अनमोल था। जेल के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह प्यार सच में अंधा है या यह एक पल की ख्वाहिश है जो एक कैदी के दिल से जुड़ी हुई है। अब्दुल जब्बार के केबिन में पहुंचकर राशिद खान साहब सोचने लगे, दुनिया में न जाने कितने तरह के लोग होते हैं। यह लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है, फिर भी एक रात के लिए दुल्हन बनने को तैयार है। यह कैसा अंधा प्यार है। राशिद खान साहब इन विचारों में खोए थे। तभी उन्हें चिंता सताने लगी कि कहीं वह लड़की भाग न जाए। ये सोचते सोचते उनकी नजर घड़ी पर गई और उन्हें एहसास हुआ कि देर रात हो गई है। अब उन्हें घर जाना था, क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका था। वह घर पहुंचे और थोड़ी देर आराम करने लगे। दूसरी तरफ अब्दुल जब्बार और उसकी पत्नी सबाना एक दूसरे के साथ उस पल का आनंद ले रहे थे। सबाना ने थोड़ी देर बाद आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर कांस्टेबल ने जेलर से बताया कि सबाना ने आवाज लगाई है। राशिद खान साहब ने पहले से ही आदेश दिया था कि अगर लड़की जाना चाहती है तो उसे जाने देना। कांस्टेबल ने तुरंत जाकर सबाना से पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? सबाना ने कहा, मुझे थोड़ी देर बाहर जाने की इजाजत चाहिए। कांस्टेबल ने अपने अधिकारी से पुष्टि की और देखा कि राशिद खान साहब अब घर पर हैं। उसने सबाना को समझाया कि वह जा सकती है। इस पर सबाना ने कहा, मैं एक रात के लिए अब्दुल के साथ रहना चाहती हूं, क्या आप मुझे जाने देंगे? कांस्टेबल ने बताया कि वह इस बारे में नहीं जानता, लेकिन वह उसे जाने देगा। अब्दुल जब्बार और सबाना के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था और वे दोनों उस समय का पूरी तरह से आनंद उठाने के लिए तैयार थे। जेल के अंदर का माहौल एक बार फिर से गंभीर हो गया, लेकिन अब्दुल और सबाना लिए यह पल उनके प्यार की एक नई शुरुआत थी। जब सबाना ने आवाज लगाई तो वह कांस्टेबल के कानों में सुनाई दी। कांस्टेबल जल्दी से वहां गया। कमरे में अंधेरा था, क्योंकि राशिद खान ने जो कमरा अब्दुल जब्बार और सबाना को दिया था उसमें लाइट बंद थी। कांस्टेबल ने अपने टॉर्च की बत्ती जलाकर देखा कि कमरे में अब्दुल जब्बार लेटा हुआ है और सबाना उसके पास खड़ी है। कांस्टेबल ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों आवाज लगा रही हो? सबाना ने कहा, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, आप मुझे यहां से निकालो। कांस्टेबल सोच में पड़ गया। उसने याद किया कि जेलर ने अनुमति दी थी कि अगर सबाना जाना चाहती है तो उसे जाने दिया जाए, इसलिए उसने ताला खोल दिया। ताला खोलने के बाद सबाना बाहर निकली और कांस्टेबल ने फिर से ताला बंद कर दिया। उस समय अब्दुल जब्बार सो रहा था और वह अपने दुल्हन के कपड़ों में लेटा हुआ था। कांस्टेबल ने देखा कि अब्दुल की आंखें बंद हैं और वह गहरी नींद में है। सबाना ने फिर से कहा, मुझे जाना है। कांस्टेबल ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और समझ गया कि वह बहुत परेशान है। उसने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम सोच लो कि तुम्हारा यह कदम क्या मायने रखता है।
सबाना ने बस सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। कांस्टेबल ने ताला बंद कर दिया और वापस अपने काम पर लौट गया। इस प्रकार अब्दुल और सबाना की कहानी एक अनोखी मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां प्यार, बलिदान और अदम्य इच्छाएं एक दूसरे के साथ टकरा रही थीं। कांस्टेबल ने ताला खोलकर सबाना को जाने दिया। अगले दिन सुबह होते ही जेलर साहब के पास एक फोन आता है। फोन उठाते ही जेलर को जो खबर मिलती है, उसे सुनकर उसका दिल धड़कने लगता है। यह खबर इतनी गंभीर होती है कि जेलर साहब का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ जाता है। बिना समय गंवाए जेलर तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और जेल की ओर रवाना हो जाता है। जेल पहुंचने पर वह उस केबिन में जाता है जहां अब्दुल जब्बार को रखा गया था। जेलर वहां पहुंचता है और देखता है कि अंदर अब्दुल जब्बार पड़ा हुआ है, लेकिन उसे चिंता होती है क्योंकि उसे फोन पर बताया गया था कि इस घटना से संबंधित कानून मंत्री को जानकारी मिली है। यह स्थिति अब गंभीर हो गई थी। जेलर ने तुरंत स्थिति को समझा और सोचा कि अब्दुल के साथ हुई घटना के बारे में जांच की जाएगी। उसने सोच लिया कि उसे इस मामले को लेकर हर कदम उठाना होगा ताकि कोई भी समस्या न हो। जेलर ने तुरंत अब्दुल को जगाने की कोशिश की और कहा, अब्दुल, उठो, हमें बात करनी है। यह मामला बहुत गंभीर हो गया है। अब्दुल ने आंखें खोलीं और जेलर की गंभीरता को देखकर चौंक गया। उसने समझा कि कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके जीवन का अगला मोड़ क्या होगा। जेलर ने अब्दुल से कहा, तुम्हें आज के बाद कुछ समझदारी से काम लेना होगा। कानून मंत्री इस मामले की जांच करने वाले हैं। अब्दुल की चिंता बढ़ गई। उसने जेलर की ओर देखा और कहा, क्या हुआ? क्या सबाना को कुछ हुआ? जेलर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, फिलहाल तुम खुद पर ध्यान दो। हमें यह समझना होगा कि तुम्हारे और सबाना के बीच क्या हुआ था। इस स्थिति में अब्दुल के मन में सवाल उठने लगे कि अब उनके भविष्य का क्या होगा और इस पूरी घटना का अंत कैसे होगा। जेलर साहब के पास फोन आने के बाद उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उनके पैर तले से जमीन खिसक गई। वे बिना समय घंवाए भागते हुए जेल पहुंचे, जहां की जिम्मेदारी उन्हीं के अधीन थी। सीधे अब्दुल जब्बार के कमरे तक पहुंचे और कांस्टेबल से तुरंत ताला खोलने का आदेश दिया। कांस्टेबल ने ताला खोला और जैसे ही जेलर साहब ने कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा कि वहां अब्दुल जब्बार लेटा हुआ था। जेलर साहब ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पलटा, जेलर और कांस्टेबल दोनों हैरान रह गए। यह अब्दुल जब्बार नहीं था, बल्कि सबाना थी, जो अब्दुल जब्बार के कपड़ों में थी। यह देखकर पूरे जेल में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान और सदमे में था, खासकर जेलर साहब। उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी, क्योंकि जिस कैदी को 2 दिन बाद फांसी होनी थी, वह किसी तरह जेल से भाग निकला था। अब सवाल उठ रहा था कि अब्दुल जब्बार ने सबाना के साथ धोखा कैसे किया और भागने में कैसे सफल रहा। जेलर साहब के मन में कई सवाल उठने लगे। कैसे अब्दुल जब्बार ने सबाना को अपने कपड़े पहनाकर भागने का मौका बनाया? क्या कांस्टेबलों की लापरवाही थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब वह कहां गया होगा? जेल में हर किसी का होश उड़ गया था और जल्द ही यह खबर तेजी से फैलने लगी। अब इस घटना के कारण जेल प्रशासन और कानून के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। यह पूरी घटना जेल प्रशासन के लिए शर्मिंदगी और बदनामी की बात बन गई थी। एक ऐसा जेलर जिसने जेल के अंदर शादी करवाकर एक कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की, अब खुद को बड़ी मुश्किल में पा रहा था। अब्दुल जब्बार, जिसे 2 दिन बाद फांसी की सजा दी जानी थी, चकमा देकर भाग चुका था और यह खबर बाहर जाने से पहले उसे पकड़ना अत्यंत आवश्यक हो गया था। कानून मंत्री का फोन आने के बाद जेलर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। मंत्री ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी कीमत पर यह खबर मीडिया तक न पहुंचे और अब्दुल जब्बार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके वापस जेल लाया जाए। जेलर ने तुरंत पुलिस बल को सूचित किया और हर तरफ उसकी तलाश शुरू करवा दी। इस बीच जेलर ने सबाना से पूछताछ की, जो अब्दुल जब्बार के कपड़ों में उस केबिन के अंदर पाई गई थी। सबाना से पूछने पर जेलर ने यह जानने की कोशिश की कि उसने अब्दुल जब्बार को भागने में कैसे मदद की। सबाना ने बताया कि जब वह शादी करने के लिए आई थी तो उसके पास कुछ कपड़े थे जो दूल्हे के पहनावे के थे। अब्दुल जब्बार ने वही कपड़े पहन लिए और उसी समय किसी तरह से योजना बनाकर वह भाग निकला। जेलर ने सबाना से और भी सवाल पूछे,
लेकिन वह स्पष्ट जवाब देने से बचती रही। यह स्थिति अब और गंभीर हो गई थी, क्योंकि अब्दुल जब्बार फरार था और उसकी गिरफ्तारी न सिर्फ जेलर की नौकरी बल्कि उसकी इज्जत पर भी निर्भर थी। अब सवाल उठ रहा था, क्या अब्दुल जब्बार को वापस पकड़ा जा सकेगा और क्या सबाना को इस साजिश में शामिल होने के कारण कोई सजा मिलेगी? सबाना जेलर राशिद खान की गुस्से भरी बातों और धमकियों के बावजूद मुस्कुराते हुए कहती है, हां, मैंने अब्दुल जब्बार को भगाने में मदद की, लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं किया था। वह निर्दोष था और इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। उसे बेवजह फांसी की सजा दी जा रही थी। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। जेलर राशिद खान का गुस्सा अब और भी बढ़ जाता है। वह सबाना की मुस्कान और आत्मविश्वास से चौंक जाता है। वह सोचता है कि आखिर इस लड़की में इतना साहस कहां से आया। जेलर उसे फिर से धमकाते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? अगर अब्दुल जब्बार को नहीं पकड़ा गया तो तुम्हें भी उसके साथ मौत की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब बताओ, उसने कहां भागने की योजना बनाई थी? लेकिन सबाना का रवैया नहीं बदलता। वह शांत रहते हुए कहती है, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। अब्दुल जब्बार निर्दोष है और मैं उसके साथ थी, हूं और हमेशा रहूंगी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। आप जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और मैंने वही किया। जेलर और पुलिस अधिकारी यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। सबाना के इस आत्मविश्वास ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह था कि अब्दुल जब्बार कहां भागा और क्या सच में वह निर्दोष था या सबाना उसे बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। सबाना की यह बात सुनकर जेलर राशिद खान एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी बातों में छिपी सच्चाई और आत्मविश्वास ने उसे उलझन में डाल दिया। जेलर सोचता है, अगर सबाना को यकीन है कि अब्दुल जब्बार लौट आएगा तो क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर यह सब एक चाल है? राशिद खान गुस्से से सबाना की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। अगर अब्दुल जब्बार कल शाम तक लौटता है तो वो किस काम के लिए गया है? और अगर वह निर्दोष था तो उसने भागने का रास्ता क्यों अपनाया? सबाना शांत रहती है और जवाब देती है, मैंने जो कहा वही सच है। अब्दुल जब्बार एक ऐसा काम करने गया है जो उसके दिल की आवाज है। वह वापस आएगा और अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। मैंने उसे बचाने के लिए नहीं भगाया, बल्कि इसलिए भेजा क्योंकि उसका काम अधूरा था। जेलर राशिद खान को समझ में नहीं आता कि सबाना की बातों पर विश्वास करे या नहीं। उसकी बातों में एक अजीब सा रहस्य था, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे परेशान कर रहा था। राशिद खान सोचता है, अगर अब्दुल जब्बार सच में लौट आया तो यह मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। जेलर सबाना को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसे सख्त निगरानी में रखने का आदेश देता है। अब्दुल जब्बार के लौटने की उम्मीद ने जेलर को असमंजस में डाल दिया था और वह जानना चाहता था कि इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। जेलर राशिद खान को सबाना की भाई कहने की बात बार बार खटक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सबाना अब्दुल जब्बार से निकाह करने के बाद भी उसे भाई क्यों कह रही है। सबाना की इस अजीबोगरीब बातें और आत्मविश्वास ने जेलर को और ज्यादा परेशान कर दिया था। राशिद खान अब सोच में पड़ गया कि कहीं सबाना सिर्फ वक्त गुजारने और पुलिस को चकमा देने की कोशिश तो नहीं कर रही। उसने कड़क आवाज में कहा, सबाना, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने सच नहीं बताया और अगर अब्दुल जब्बार कल शाम तक नहीं लौटा तो तुम भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी। सबाना ने फिर भी वही शांत चेहरा बनाए रखा और धीरे से कहा, जेलर साहब, मैंने जो कहा वो सच है। अब्दुल जब्बार कल शाम तक लौटेगा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन जब वो वापस आएगा तब आपको उसकी बेगुनाही का सबूत मिलेगा। जेलर राशिद खान को अब और भी ज्यादा शक हो गया कि यह सब कोई गहरी साजिश है। उसने अपने कुछ खास अफसरों को आदेश दिया कि सबाना पर कड़ी निगरानी रखें और उसे कहीं जाने न दिया जाए। राशिद खान जेल से निकलते वक्त सोचने लगा, कोई भी मौत की सजा से भागकर फिर से वापस क्यों आएगा? क्या यह सब सिर्फ समय बर्बाद करने का एक तरीका है या फिर सच में कोई गहरी साजिश है? अब जेलर के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इंतजार करने के। सबाना ने गहरी सांस ली और राशिद खान की आंखों में देखते हुए कहा,
अब्दुल जब्बार पर जो 2 मर्डर का इल्जाम है वो झूठा है। मैंने उसकी आंखों में कभी गुनाह नहीं देखा और ना ही उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव दिखा जो उसे अपराधी साबित करे। अगर आप सच में उसकी मदद करना चाहते हैं तो आपको उसकी बेगुनाही पर यकीन करना होगा। राशिद खान ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन कोर्ट और पुलिस की जांच से यह साबित हुआ है कि अब्दुल जब्बार ने ही वो 2 मर्डर किए थे। उसके खिलाफ गवाह और सबूत मौजूद हैं। फिर मैं कैसे मान लूं कि वो बेगुनाह है? सवाना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, जो सबूत और गवाह पेश किए गए हैं वो सब झूठे हैं। अब्दुल जब्बार को फंसाया गया है। वो किसी बड़े साजिश का शिकार हो गया है और जिन लोगों ने ये साजिश रची है वो बहुत ताकतवर हैं। राशिद खान के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उसने फिर से पूछा, लेकिन तुम कैसे इतनी यकीन से कह सकती हो कि अब्दुल जब्बार बेगुनाह है? और वो लोग कौन हैं जिन्होंने उसे फंसाया है? सवाना ने कहा, मैं उसके बचपन से उसे जानती हूं। अब्दुल जब्बार कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो हमेशा दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। और जिन लोगों ने उसे फंसाया है वो यहां के कुछ बड़े लोग हैं। अब्दुल जब्बार के पास कुछ ऐसे राज थे जो अगर सामने आ जाते तो उन ताकतवर लोगों का पूरा खेल खत्म हो जाता। राशिद खान ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह सच है तो यह मामला सिर्फ एक साधारण केस नहीं है। तुम मुझे सब कुछ बताओ, मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। सवाना ने धीरे धीरे पूरी कहानी बतानी शुरू की, जिसमें अब्दुल जब्बार के खिलाफ रची गई साजिश, झूठे सबूत और गवाहों को खरीदा जाना शामिल था। उसने कहा कि अब्दुल जब्बार ने कुछ ऐसे राज जान लिए थे जो बड़े अधिकारियों और नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े थे और इसी वजह से उसे फंसाया गया था। राशिद खान अब पूरी तरह उलझन में था। उसने तय किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगा, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था क्योंकि अब्दुल जब्बार की फांसी का दिन करीब आ रहा था। जेलर साहब की आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कांस्टेबल को निर्देश दिया, जल्दी बताओ, ये सबाना है या अब्दुल जब्बार? हमें तुरंत यह समझना होगा कि वो कहां है। कांस्टेबल ने हल्की आवाज में कहा, सर, ये तो सबाना है। अब्दुल जब्बार तो गायब है। हमें उसे ढूंढना होगा। जेलर ने गुस्से में आकर कहा, यह कैसे हो सकता है? हमें एक लड़की को एक रात के लिए कमरे में बंद करने की इजाजत कैसे दी गई? क्या हमारी सुरक्षा की कोई अहमियत नहीं है? सभी पुलिसकर्मी इधर उधर भागने लगे। जेल में हड़बड़ाहट मच गई। जेलर ने तुरंत पुलिस के सीनियर अधिकारियों को सूचित किया और कहा, अब्दुल जब्बार को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करो। उसे हर हाल में वापस लाना है, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस बीच सबाना अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि अब्दुल जब्बार की जिंदगी दांव पर लगी है। उसने जेलर से कहा, सर, मैं आपको बता सकती हूं कि वो कहां गया है, लेकिन पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। जेलर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने उसे भगाने में मदद की है? तुम्हारे इस फर्जी निकाह की वजह से हमारी इज्जत दांव पर लगी है। सबाना ने कहा, मैंने उसे भगाने में मदद की थी, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा राज्य है। वह जानता है कि जिन लोगों ने उसे फंसाया है वो उसकी जान के दुश्मन हैं। जेलर ने अपनी सख्ती में थोड़ी नरमी दिखाई और कहा, ठीक है, बताओ वो कहां है और क्यों भागा है। सबाना ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें बताया कि अब्दुल जब्बार ने एक साजिश का पता लगाया था जिसमें कुछ प्रमुख लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल जब्बार सच्चाई बता देता तो उनकी पोल खुल सकती थी, इसीलिए उसे फंसाया गया। जेलर ने कहा, तो तुम कहना चाहती हो कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागा है, लेकिन हमें उसे वापस लाना होगा। सबाना ने कहा, वो जल्दी लौटेगा, मुझे यकीन है। वो जानता है कि उसकी बेगुनाही साबित करनी है और वो ऐसा करेगा। जेलर ने थोड़ी सोच में पड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो तुम्हारी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इस पर सबाना ने साहस भरे स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि जो मैंने किया वो सही था। मैं अपने पति का साथ दूंगी, चाहे जो हो। जेलर ने फिर से अपने कांस्टेबल को आदेश दिया, तुरंत सभी थानों को अलर्ट करो। अब्दुल जब्बार को ढूंढना हमारी प्राथमिकता है। जेल में अब हड़बड़ाहट और बढ़ गई थी।
सबने एक दूसरे से पूछा कि अब्दुल जब्बार कहाँ जा सकता है, और सबने अपनी अपनी राय दी। लेकिन सवाना के मन में एक उम्मीद थी कि अब्दुल जल्दी ही लौटेगा और उसकी बेगुनाही साबित करेगा। यहां सवाना जेलर साहब से बात कर रही होती है। जेलर ने उससे सुना कि वह अब्दुल जब्बार भाई का जिक्र कर रही थी तो वह हैरान हो जाता है और कहता है, तुम तो कहती थी कि तुम उससे प्यार करती हो, तुम दोनों का निकाह भी हुआ है, फिर तुम उसे भाई क्यों कह रही हो? सच सच बताओ, असल में मामला क्या है? और यह भी बताओ कि अब्दुल जब्बार इस वक्त कहां है? सवाना जवाब देती है, वो जो काम करने गया है उसी काम की वजह से वह यहां से गया है। देख लेना, कल शाम तक वह जरूर लौट आएगा, मुझे पूरा यकीन है। तभी राशिद खान बीच में बोलता है, अगर तुम्हारा उससे निकाह हुआ है तो तुम उसे भाई क्यों कह रही हो? क्या वो सच में तुम्हारा भाई है? सवाना थोड़ी शांत होकर कहती है, नहीं, वो मेरा सगा भाई नहीं है। दरअसल वह मेरे फूफी का बेटा है और हमारे निकाह के बाद वह मेरा शौहर है, इसीलिए मैं उसे भाई जैसा कहती हूं। पर मुझे अपने शौहर पर पूरा यकीन है, वह कल शाम तक लौट आएगा। सवाना बार बार कहती जा रही थी कि अब्दुल जब्बार कल शाम तक लौट आएगा और खुद को जेलर के हवाले कर देगा। लेकिन जेलर साहब को सवाना की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। राशिद खान, जो जेलर था, सोच रहा था कि सवाना झूठ बोल रही है। उसने मन ही मन कहा, अब्दुल जब्बार जैसा चालाक आदमी जो इस तरह जेल से चुपचाप भाग गया, वह मौत के मुंह में खुद कैसे वापस आ सकता है? जब वह जेल में था तो वह बिल्कुल मासूम दिखता था, जैसे उसे किसी बात की खबर ही न हो। लेकिन उसने इतने शातिर तरीके से जेल तोड़ दी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। राशिद बार बार सवाना से सवाल पूछता, अब्दुल जब्बार कहाँ है? सच बताओ। लेकिन सवाना कुछ बताने को तैयार नहीं थी। वह एक ही बात दोहराती रही, कल शाम तक अब्दुल जब्बार लौट आएगा और खुद को आपके हवाले कर देगा। तब आपको पता चलेगा कि वह बेगुनाह है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सवाना की बातों में कुछ ऐसा था जो जेलर को खटक रहा था। जब वह बार बार भाई कहकर अब्दुल जब्बार का जिक्र करती तो राशिद के मन में सवाल उठता। वह सोचता, अब्दुल जब्बार उसका शौहर है, फिर वह उसे भाई क्यों कह रही है? उसकी जबान से बार बार भाई शब्द निकलता था, जबकि अभी अभी उनकी शादी हुई थी और अब्दुल जब्बार उसका शौहर बन चुका था। यह सब सुनकर जेलर को सवाना की बातों पर शक और गहरा होता गया। सवाना कहती है, मैं बचपन से अब्दुल जब्बार को भाई कहती आई हूं, इसलिए मेरी जबान से बार बार भाई निकलता है। लेकिन जेलर राशिद खान साहब अब सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो रहे थे। उन्होंने सवाना से कहा, तुम मुझे सच्चाई बताओ, आखिर अब्दुल जब्बार का असली सच क्या है? सवाना थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, आप सच्चाई सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। राशिद खान ने कहा, नहीं नहीं, तुम बताओ, मैं यकीन करूंगा। अगर कुछ सच्चाई है तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। सवाना की आवाज में दर्द था जब उसने कहा, अगर आपको मदद करनी होती तो 2 दिन बाद उसकी फांसी की तैयारी नहीं कर रहे होते। क्या आप नहीं देख सकते कि अब्दुल जब्बार बेगुनाह है? उसकी आंखों में देखिए, क्या आपको उसकी मासूमियत नजर नहीं आती? उसके चेहरे से क्या वह आपको गुनहगार लगता है? राशिद खान थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि अब्दुल जब्बार पर 2 मर्डर के आरोप थे। ये आरोप इतने पक्के थे कि अदालत ने भी उसे दोषी ठहराया था। लेकिन सवाना ने जोर देकर कहा, अब्दुल जब्बार को 2 हत्याओं का जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी आंखों में सच्चाई और मासूमियत को महसूस किया है? क्या आपको यकीन नहीं होता कि वह बेगुनाह हो सकता है? राशिद खान असमंजस में थे। उनके सामने एक तरफ अदालत का फैसला था और दूसरी तरफ सवाना की आंखों में छिपा विश्वास। सवाना की बातों से राशिद खान को यह एहसास होने लगा कि वह कुछ छिपा रही है और शायद अब्दुल जब्बार की सच्चाई उससे ज्यादा गहरी है जितना उसे बताया गया था। राशिद खान ने फिर से सवाना से कहा, नहीं, तुम मुझे सच बताओ, मुझे यकीन होगा, और अगर अब्दुल जब्बार बेगुनाह है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। मुझे बस इतना बताया गया था कि वह मौत की सजा का कैदी है और उसे इस तारीख को फांसी दी जानी है। मुझे नहीं पता था कि उसने क्या किया। बाद में पता चला कि उस पर 2 मर्डर का आरोप है और इसी वजह से उसे सजा सुनाई गई है। पुलिस ने सबूत पेश किए, कोर्ट ने भी सबूतों को सही माना और उसे दोषी ठहराया। यही सच्चाई थी
सवाना ने गहरी सांस ली और बोली, यह सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। राशिद खान ध्यान से सुनने लगा और सवाना ने पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा, अब्दुल जब्बार मेरा फूफीजाद भाई है। वह मेरी फूफी और फूफा का इकलौता बेटा है। बचपन से हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। वह हमेशा से बहुत सीधे सादे स्वभाव का था और कभी किसी से झगड़ा या बुरा काम नहीं किया। पर जो 2 मर्डर का आरोप उस पर लगाया गया है वह पूरी तरह से गलतफहमी है। राशिद खान को यह सुनकर हैरानी हुई। वह जानना चाहता था कि अगर अब्दुल जब्बार ने मर्डर नहीं किया तो फिर उस पर आरोप कैसे लगे और सच्चाई क्या थी। सवाना ने कहा, अब्दुल जब्बार को फंसाया गया है। उन मर्डर्स में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने असली जुर्म किया उन्होंने सबूतों को ऐसे घुमा दिया कि अब्दुल जब्बार फंस गया। वह मासूम है और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि वह कल शाम तक लौट आएगा और अपनी बेगुनाही साबित करेगा। राशिद खान को सवाना की बातें गंभीर लगीं और अब उसके मन में भी शक पैदा हो गया कि शायद अब्दुल जब्बार के साथ अन्याय हुआ है। सवाना अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है, अब्दुल जब्बार एक नेक और धार्मिक लड़का था। वह दीनी मामलों में बहुत आगे था और अपने माँ बाप की पूरी खिदमत करता था। मेरे फूफा और फूफी उससे बहुत खुश थे। जब अब्दुल जब्बार की शादी की उम्र हुई तो मेरे अब्बू ने अपनी बड़ी बेटी रेहाना का रिश्ता अब्दुल जब्बार के लिए सुझाया। सवाना ने बताया कि उनके अब्बू ने अब्दुल जब्बार की मां यानी उसकी फूफी से बात की। उन्होंने कहा, मेरी बेटी रेहाना पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, दीनी और दुनिया की तालीम भी हासिल की है और घर के कामकाज में भी होशियार है। अब्दुल जब्बार तेरा इकलौता बेटा है और वह अब जवान हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब्दुल जब्बार और रेहाना का निकाह हो जाए। सवाना की फूफी ने इस बात पर कहा, ठीक है, मैं अपने शौहर और अब्दुल जब्बार से बात करती हूं। अगर दोनों राजी होंगे तो हम इस शादी को कर देंगे। कुछ समय बाद जब फूफी ने अपने शौहर और अब्दुल जब्बार से बात की तो वे भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। अब्दुल जब्बार ने अपने मां बाप की बात मानते हुए कहा, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। इस तरह रेहाना और अब्दुल जब्बार की शादी तय हो गई। चूंकि अब्दुल जब्बार पहले से ही सवाना के घर आता जाता था, अब शादी की बात पक्की हो जाने के बाद वह और भी ज्यादा मिलने आने लगा। कभी कभी वह रेहाना से मिलने के लिए घर पर आता था। एक बार जब अब्दुल जब्बार रेहाना से मिलने आया था तो सवाना किचन में चाय बनाने चली गई। सवाना ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, जब मैं किचन में चाय बना रही थी तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मैं चाय छोड़कर दरवाजा खोलने गई क्योंकि अब्दुल जब्बार भाई और मेरी बहन रेहाना को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है बाहर? तो बाहर से कई मर्दों की आवाजें आईं और ऐसा लग रहा था कि एक से ज्यादा लोग थे। मैंने पूछा, क्या काम है? अब्बू घर पर नहीं हैं। उन लोगों ने गुस्से में कहा, तुम्हारे अब्बू से काम नहीं है, तुम लोग क्या गंदगी फैला रखी हो इस मोहल्ले में? दरवाजा खोलो, नहीं तो हम लोग दरवाजा तोड़ देंगे। सवाना ने बताया कि बाहर के लोगों की आवाजें अब्दुल जब्बार और रेहाना तक भी पहुंच गईं। अब्दुल जब्बार भाई और रेहाना कमरे से बाहर आ गए और उन लोगों ने दरवाजा जोर से पीटना शुरू कर दिया। जब दरवाजा खोला गया तो मोहल्ले के कुछ लोग अंदर घुस आए और गुस्से में कहने लगे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मोहल्ले में धंधा फैला रखा है? किसी बाहर के आदमी को घर बुलाकर ये सब कर रहे हो? यह सुनते ही अब्दुल जब्बार भाई को बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोला, आप लोग क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी होने वाली पत्नी है। लेकिन उन बदमाशों में से कुछ लोग बुरा भला कहने लगे, अगर वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है तो क्यों पहले से ही इन लोगों के साथ रह रहा है? सवाना ने बताया कि इस पर सभी को बहुत गुस्सा आया। वह और उसकी बहन भी चिल्लाने लगीं। मोहल्ले के लोग और भी बुरी बातें करने लगे और उन्होंने अब्दुल जब्बार भाई पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। अब्दुल जब्बार गुस्से में था, लेकिन सवाना और उसकी बहन ने किसी तरह मामला शांत कराया। उन्होंने उन लोगों को धमकाते हुए कहा, जो भी कहना है हमारी अम्मी और अब्बू से बात करो, अभी वे घर पर नहीं हैं, आप लोग घर से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद उन लोगों को वहां से भगाया गया, लेकिन अब्दुल जब्बार भाई बहुत गुस्से में था। वह बहुत आहत था,
कि मोहल्ले के लोग उसकी होने वाली पत्नी और उसके परिवार के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे। मोहल्ले के कुछ और लोग भी जमा हो गए थे और वहां एक बड़ा तमाशा खड़ा हो गया था। सवाना अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, हम लोग किसी तरह अब्दुल जब्बार भाई को शांत कराते हैं और उन्हें समझाते हैं कि गुस्से में कोई गलत कदम न उठाएं। उन्हें घर भेजने के बाद जब अम्मी और अब्बू वापस आते हैं तो हम लोग उन्हें सारी घटना बताते हैं। हम समझाते हैं कि मोहल्ले के लोग क्या क्या कह रहे थे और किस तरह का तमाशा हुआ था। अम्मी और अब्बू ने सारा सुनने के बाद कहा, देखो बेटा, इस तरह की बातों से हमारी और मोहल्ले में और ज्यादा बदनामी होगी। लोग बातें बनाएंगे और बात फैलती जाएगी। इसीलिए इस मामले को यहीं खत्म कर दो। सवाना ने बताया कि अम्मी और अब्बू ने इस घटना को और ज्यादा तूल न देने का फैसला किया और कहा कि इसे छुपा लिया जाए ताकि कोई और विवाद न हो। उन्होंने यह भी कहा कि किसी और से इस बारे में बात न की जाए क्योंकि इससे परिवार की इज्जत पर आंच आ सकती थी। इस तरह अम्मी और अब्बू ने मामला शांत रखने का फैसला किया और यह बात घर के भीतर ही खत्म हो गई। सवाना ने आगे बताया, कुछ दिनों बाद अब्दुल जब्बार फिर से मिलने आया। उस दिन घर पर सिर्फ हम 4 बहनें थीं। अम्मी और अब्बू किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब्दुल जब्बार भाई वहां से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि मिलते हुए जाता हूं। शाम का वक्त था और अब्दुल भाई घर के अंदर आ गए। सवाना ने महसूस किया कि मोहल्ले के लोग फिर से नजर रख रहे थे। वही बदमाश जिन्होंने पहले भी हंगामा किया था और अब्दुल जब्बार पर हाथ उठाया था, फिर से सक्रिय थे। पिछली बार जब कोई एक्शन नहीं लिया गया और बात को छुपा दिया गया था तो उन बदमाशों का हौसला और बढ़ गया था। इस बार भी वही लोग अब्दुल जब्बार और उनके परिवार को बदनाम करने का मौका तलाश रहे थे। अब्दुल जब्बार की घर में मौजूदगी ने उन बदमाशों को फिर से उकसाया और सवाना को महसूस हुआ कि वे लोग फिर से कुछ गलत करने की योजना बना रहे हैं। सवाना ने घटना का दुखद अंत बताते हुए कहा, उस दिन मोहल्ले के बदमाशों ने फिर से हंगामा किया। जब उन्होंने अब्दुल जब्बार को हमारे घर में देखा तो वे उकसाने लगे और गंदी गंदी बातें करने लगे। अब्दुल जब्बार गुस्से में था और जैसे ही किसी बदमाश ने गाली गलौज की, उसने एक बदमाश पर हाथ उठा दिया। लड़ाई बढ़ने लगी और वे बदमाश अब्दुल भाई पर टूट पड़े। सवाना ने बताया कि वे चारों बहनें और घर की बाकी औरतें बहुत डर गईं और एक कोने में सिमट गईं। अब्दुल जब्बार और उन बदमाशों के बीच हाथापाई हो रही थी। गुस्से में आकर अब्दुल जब्बार ने खुद को बचाने के लिए एक चाकू उठा लिया, लेकिन जब अब्दुल जब्बार ने चाकू उठाया तो उसकी बड़ी बहन बजी उसे रोकने के लिए आगे आई। इसी दौरान गलती से चाकू बजी के पेट में लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सवाना की आवाज भर्राई, बजी का खून बह रहा था और वहां बदमाश अब भी अब्दुल भाई को मार रहे थे। अब्दुल भाई को होश नहीं था कि बजी की जान चली गई है। जब बदमाशों ने उसे घेर लिया तो उसने अपने बचाव में उन्हीं में से एक पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। इस घटना से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। 2 मौतें हो चुकी थीं, पहले बजी और फिर एक बदमाश। पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए और तुरंत पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस आई और अब्दुल जब्बार को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर दोनों हत्याओं का आरोप लग गया और यही वजह थी कि अब्दुल जब्बार को मौत की सजा सुनाई गई थी। पुलिस के आने के बाद अब्दुल जब्बार को पकड़कर ले जाया गया। उसके ऊपर दोनों हत्याओं का आरोप लग गया था और मोहल्ले के लोग उसे कसूरवार ठहराने लगे। इस घटना के बाद सवाना और उसके परिवार को बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा। लोग उनके परिवार पर ताने कसने लगे, यह कहकर कि वे अपनी बेटियों को गलत कामों में शामिल करते हैं। सच्चाई किसी को नहीं पता थी और यह बदनामी परिवार के लिए असहनीय थी। कोर्ट में अब्दुल जब्बार ने अपनी बात स्पष्ट की। उसने कहा, हां, मेरे हाथ में चाकू था और बजी के पेट में वही चाकू लगा था, लेकिन यह आत्मरक्षा में हुआ। इसके बावजूद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुना दी। अब्दुल जब्बार की मां और पिता हमेशा जेल में उसे मिलने आते और उससे कहते, बेटा, सच क्यों नहीं बताते? लेकिन अब्दुल जब्बार हमेशा यही कहता कि यदि वह सच बोलता है तो उस परिवार की बदनामी और बढ़ जाएगी। जब फांसी का समय नजदीक आया तब पूरा परिवार उससे मिलने आया। यह उनके लिए अंतिम मुलाकात थी। सवाना की मां और पिता ने अब्दुल से कहा, बेटा,
तुम 2 दिन बाद इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन रेहाना का क्या होगा? उसके नाम पर जो बदनामी का दाग लगा है वह हमेशा रहेगा। यदि तुमने अपनी जान दे दी तो सच कभी सामने नहीं आएगा। उनकी बात सुनकर अब्दुल जब्बार की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि उसकी जान की कीमत इस परिवार की बेगुनाही से कहीं ज्यादा है। अब्दुल ने सोचा कि क्या वह सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएगा या अपनी मौत के बाद भी उस निर्दोष लड़की की याद में जीता रहेगा। अब्दुल का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी जुबान पर कुछ नहीं आ रहा था। ये एक ऐसा दाग था जो न सिर्फ अब्दुल बल्कि सवाना और उसके पूरे परिवार के दिल पर हमेशा रहेगा। सवाना कहती है, मैं भी उस समय वहां थी जब अब्दुल जब्बार भाई ने शादी की बात की। मुझे पता था कि उसने यह फैसला सोच समझ कर लिया होगा। जब मैंने सुना कि वह मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं अब्दुल जब्बार भाई के लिए कुछ भी करूंगी, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत खास थे। सवाना की आंखों में एक अजीब सा जज्बा था जिसने उसे और मजबूत बना दिया। वह जानती थी कि अब्दुल के खिलाफ जो भी आरोप लगे थे वे सच नहीं थे। वह उसकी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने अपने परिवार के सामने यह बात रखी, मुझे अब्दुल भाई की मदद करनी है। मैं उनके साथ हूं और मैं चाहती हूं कि वे सच्चाई को सामने लाएं। सवाना ने अपने परिवार से कहा कि उन्हें अब्दुल के साथ खड़ा होना चाहिए। वह जानती थी कि अगर उन्हें समर्थन मिला तो शायद अब्दुल को न्याय मिल सकेगा। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगी और न्याय की इस लड़ाई में शामिल रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। मैं अपनी शादी के दिन को अपनी दुल्हन बनने के सपने के रूप में नहीं देखती। मेरे लिए अब्दुल की बेगुनाही और उसकी रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। सवाना ने अपने मन की बात कही। बाद फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी। अब्दुल जब्बार के उस दोस्त ने अपने वकील पिता से मदद मांगी। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान का इस्तेमाल करके इस मामले को उठाने का फैसला किया। वह वकील, जो शहर के बड़े वकीलों में से एक था, उसने अब्दुल की बेगुनाही को साबित करने के लिए एक मजबूत केस तैयार किया। इस बीच सवाना ने अपनी शादी का फैसला कर लिया था। वह अपनी बहन बीजी के लिए इंसाफ दिलाना चाहती थी और अब्दुल के साथ निकाह करके उसने यह सुनिश्चित किया कि वह इस लड़ाई में अकेली नहीं है। वह अपने पति के लिए सच्चाई की लड़ाई लड़ने का इरादा रखती थी। जब सवाना पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसे अपनी बहन के लिए इंसाफ दिलाने की उम्मीद थी। उसने अब्दुल को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया और उनके निकाह के बाद दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। उसके बाद वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अब्दुल अब एक शादीशुदा आदमी है और वह अपनी पत्नी और परिवार के लिए यह सब कर रहा था। उसने साबित किया कि अब्दुल जब्बार अपने परिवार की रक्षा के लिए ही उस रात हंगामे में शामिल हुआ था। वकील ने यह भी बताया कि अब्दुल पर लगने वाले आरोप झूठे हैं और सवाना ने अपने पति के प्रति अपने प्रेम और समर्थन का ऐलान किया। सवाना की गवाही ने मामला पलट दिया। कई गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर अब्दुल की बेगुनाही साबित होने लगी। जैसे जैसे कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ी, सवाना और अब्दुल को यह विश्वास होने लगा कि उन्हें इंसाफ मिल सकता है। इस बीच अब्दुल का दोस्त, जो वकील था, कानून मंत्री से भी मिला। उसने अब्दुल की स्थिति के बारे में चर्चा की और कानून मंत्री ने केस को गंभीरता से लिया। मंत्री ने कहा कि उन्हें मामले में फिर से जांच करने की आवश्यकता है और यह कि अब्दुल को न्याय दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। सवाना ने अपने पति के लिए जो किया वह किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। यह प्रेम, समर्पण और न्याय की लड़ाई थी। सवाना ने अपनी बहन के लिए इंसाफ दिलाने की ठानी थी और वह अब्दुल के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उसके बाद अब्दुल जब्बार का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोगों ने जब यह जाना कि वह बेगुनाह था और उसे झूठे मामलों में फंसाया गया था तो मोहल्ले में उसकी इज्जत बढ़ गई। अब्दुल ने अपनी शादी की खुशियां मनाई और सवाना के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की को परेशान करना या भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन गदगद हो गया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।